देखिए दोस्तों, आज आप जानकारी लेंगे गुप्त वंश की। तो गुप्त वंश गुप्त वंश का उदय उस समय हुआ था जब पंजाब में कुषाणों का शासन था और मालवा एवं गुजरात क्षेत्र में शकों का शासन चल रहा था। भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था। उस समय किसी एक महान सेनानायक की आवश्यकता थी और नए साम्राज्य के उदय का सुनहरा अवसर था। तो मगध से एक नए साम्राज्य का उदय होता है जिसका नाम होता है गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त था, लेकिन ये कुषाणों का सामंत था। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वो की थी 240 ईस्वी में। जो गुप्त वंश की स्थापना हुई थी वह 240 ईस्वी में की थी। हाँ, उसमें जो श्रीगुप्त था यह कुषाणों का सामंत था, अर्थात श्रीगुप्त भी किसी शासक के अधीन अपना शासन करता था। ये पूर्णतः स्वतंत्र शासक नहीं था। इसने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की थी। तो सब संस्थापक होता है श्रीगुप्त। अच्छा, इसके कई शासक रहे जिनका क्रम रहा। जैसे पहला शासक था श्रीगुप्त, दूसरा शासक रहा था, इसका पुत्र था घटोत्कच, तीसरा था चंद्रगुप्त प्रथम, अगला बना था समुद्रगुप्त, अगला बना था रामगुप्त और अगला शासक था चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद अगला शासन रहा था ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद रहा था कुमारगुप्त के बाद छठा, सातवां कुमारगुप्त के बाद अगला शासन आता है स्कंदगुप्त। अर्थात गुप्त वंश के अंतिम शासक का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कहीं स्कंदगुप्त होता है तो कहीं भानुगुप्त होता है, कहीं गोविंदगुप्त होता है, कहीं तो विष्णुगुप्त, दसवां भानुगुप्त और अगला गोविंदगुप्त। गुप्त वंश में कुल महत्वपूर्ण शासकों का जो वर्णन मिलता है वह तो 7 तक मिलता है, 7 और 8 तक, अर्थात कुमारगुप्त तक अथवा स्कंदगुप्त तक। फिर उसके बाद जो शासक रहे थे इनका गुप्त वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया था और पतन की स्थिति में था। तो छोटे छोटे शासक रहे जिनका इतिहास में सही से प्रमाण नहीं है। इसमें ये नहीं पता चलता कि भानुगुप्त, स्कंदगुप्त या विष्णुगुप्त अंतिम शासक कौन था। जहाँ तक वर्णन है उसकी चर्चा करके चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीगुप्त ये कुषाणों का सामंत था, अर्थात इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी 240 ईसा पूर्व में, 240 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व में नहीं, गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में की थी। लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं था, ये किसी शासक अर्थात कुषाणों के अधीन एक सामंत था। इसने जब गुप्त वंश की जब नींव डालता है तो इसने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था महाराजाधिकार। किसने? श्रीगुप्त ने। इनके बिगाड़ के आगे चलते हैं। श्रीगुप्त ने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की। अगला शासक बनता है घटोत्कच भी स्वतंत्र शासक नहीं था, ये भी किसी कुषाण वंशियों शासकों के सामंत था, अर्थात ये भी किसी के अधीन था। अगला शासक ये स्वतंत्र शासक नहीं था, ये भी स्वतंत्र शासक नहीं था। अगला गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त प्रथम, ये वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था। तो गुप्त वंश की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, जिसने महाराजाधिकार की उपाधि धारण की थी। ये कुषाणों के अधीन कार्य करता था, कुषाणों का सामंत था, ये पूर्णतः स्वतंत्र शासक नहीं था। इसका उत्तराधिकारी होता है घटोत्कच, इसका पुत्र होता है घटोत्कच, अगला शासक घटोत्कच होता है। तो ये प्रमाणों से पता चलता है घटोत्कच भी अपना स्वतंत्र शासक नहीं था, ये भी किसी के अधीन सामंत का कार्य करता था। अर्थात ये अनुमान लगाया जाता है कि ये कहीं प्रमाणों से प्राप्त होता है कि ये कुषाणवंशी शासकों के सामंत रहे थे। अगला शासक होता है इसका पुत्र, जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 ईस्वी में।
गुप्त वंश की वास्तविक स्थापना करता है। गुप्त वंश की स्थापना कब करता है? वास्तविक संस्थापक होता है 319 अथवा 320 में। जब ये चंद्रगुप्त प्रथम जब गुप्त वंश की स्थापना करता है उस समय एक संवत का प्रारंभ करता है जिसे कहलाता है गुप्त वंश। संवत कहलाती है, सॉरी, गुप्त संवत। संवत क्या कहलाती है? गुप्त संवत। गुप्त संवत का जो प्रारंभ करता है वह करता है 320 ईस्वी में। 320 अथवा कहीं के 319 ईस्वी में मिलेगी। 320 अथवा 319 ईस्वी में ये गुप्त वंश की स्थापना करता है। और चंद्रगुप्त प्रथम इसका विवाह होता है लिच्छवी कुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह होता है लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी जिसका नाम होता है कुमार देवी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी के साथ होता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो होता है यह शासक बनता है तो 319 अथवा 320 ईस्वी में ये गुप्त वंश का प्रारंभ करता है और ये उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज की। श्रीगुप्त ने करी थी महाराजा धिकार की। महाराजाधिकार, महाराजाधिकार, महाराजाधिकार किसने करी थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण करी थी वो करी थी महाराजाधिकार ने। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बनता है, ये वास्तविक संस्थापक होता है तो ये उपाधि धारण करता है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। इसका विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से होता है। कुमार देवी से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है, कुमार देवी से एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त, जिसका नाम होता समुद्रगुप्त। कुमार देवी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम समुद्रगुप्त होता है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक, समुद्रगुप्त अगला शासक बनता है, गुप्त वंश का उत्तराधिकारी बनता है। शासक बनते ही यह उपाधि धारण करता है पराक्रमांक। पराक्रमांक की ये उपाधि धारण करता है। ये लिच्छवी की राजकुमारी का पुत्र होने के कारण इसे लिच्छवी के लोग इसे लिच्छवी दौहित्र मतलब होता है पुत्री का पुत्र, अर्थात लिच्छवी शासकों के या लिच्छवी सम्राट के पुत्री का पुत्र होता है तो इसे लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ इतिहासकार होते हैं। विंसेंट स्मिथ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में ये पुस्तक होती है विंसेंट स्मिथ, एक इतिहासकार होते हैं विंसेंट स्मिथ अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का मतलब होता 100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। नेपोलियन रियल में कहाँ का था? जो रियल नेपोलियन था वह फ्रांस का रहने वाला था, वह फ्रांस का रहने वाला था रियल नेपोलियन। अच्छा, क्योंकि इसने लगभग 100 युद्ध जीते थे अतः 100 युद्धों का विजेता नेपोलियन कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक जो युद्ध जीते थे, सर्वाधिक राजाओं को अपने अधीन किया था वह था समुद्रगुप्त। अतः विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी क्योंकि इसने समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कुल 9 राजाओं को अपने अधीन कर लिया था और दक्षिण भारत के कुल 12 राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के कुल 12 राजाओं को अपने अधीन किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को अपने अधीन किया। उत्तर भारत के 9 राजाओं को अधीन किया, जबकि दक्षिण भारत के कुल 12 राजाओं को अपने अधीन किया।
इसकी दक्षिण पथ विजय के इसके 3 नीतियां थीं। दक्षिण भारत विजय की दक्षिण भारत विजय की इसने 3 नीतियां अपनाई थी। दक्षिण भारत विजय की इसने 3 नीतियां अपनाई थी। नंबर 1 ग्रहण, नंबर 2 मोक्ष, नंबर 1 ग्रहण, नंबर 2 मोक्ष और नंबर 3 अनुग्रह। 3 नीतियां क्या क्या थी कि पहले राजाओं पर, किसी साम्राज्य पर आक्रमण करता था, उसे अपने अधीन ले लेता था। तो शत्रु पर ग्रहण का मतलब किसी पर आक्रमण करना, उसे अपने ग्रहण में ले लेना या उस पर अधिकार करना। तो ग्रहण का मतलब था शत्रु पर अधिकार करना, और मोक्ष का मतलब था शत्रु को छोड़ देना, मोक्ष का मतलब था शत्रु को छोड़ देना अथवा मुक्त कर देना। पहले उसे अधिकार जमाता था, फिर उसे मुक्त कर देता था, और अनुग्रह का मतलब था कुछ शर्तों सहित उसका साम्राज्य भी वापस कर देना। क्या कि कुछ शर्तों सहित साम्राज्य भी वापस कर देना। शर्तों सहित साम्राज्य वापस कैसे? यहाँ से उपज का कुछ टैक्स तय कर लेता था और राजाओं को छोड़ देता था। गुप्त वंश में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर एक कर लगाया था। गुप्त वंश में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर एक कर लगाया गया था, जिसका नाम था हिरण्यकर। कौन सा? समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसने उत्तर भारत के कुल 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के कुल 12 राजाओं को पराजित किया था। अतः इसने सर्वाधिक युद्ध लड़े थे। अतः विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इसे भारत का नेपोलियन कहा था। वैसे रियल में नेपोलियन फ्रांस का निवासी था। इसने दक्षिण भारत विजय के 3 नीतियाँ अपनाई थी। दक्षिण भारत विजय की 3 नीतियाँ अपनाई थी। तीनों के बारे में बता चुका हूँ। जो थी तीनों नीतियाँ थी जो ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण में क्या हुआ करता था? यह दुश्मन पर अपना अधिकार जमाना, मोक्ष उसे मुक्त कर देना, और अनुग्रह उसे कुछ शर्तों पर उसे छोड़ देना। ये इसके दक्षिण भारतीय, इसके दरबार में एक विद्वान निवास करता था जिसका नाम था हरिसेन। इसके दरबार में एक विद्वान निवास करता था हरिसेन ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति लेख। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा था। ये किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। अच्छा, सर्वाधिक संस्कृत भाषा में या सर्वाधिक शुद्ध संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे गए थे वह गुप्त काल में ही लिखे गए थे। जैसे कालिदास, ये गुप्त काल में ही चतुर्थ विक्रमादित्य का ही नवरत्न था। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, ठीक ना, और कई पुस्तकें कालिदास ने लिखी थी। यहीं पर मुद्रा राक्षस भी संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, विशाखदत्त ने लिखी थी। यही गुप्त काल में मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी थी। और मतलब संस्कृत यहाँ बड़े चरमोत्कर्ष पर थी। प्रयाग प्रशस्त लेख संस्कृत भाषा में लिखा था, ये हरिसेन ने लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की वीर गाथा, समुद्रगुप्त की वीर गाथा का वर्णन किया गया। अच्छा, एक जो जूनागढ़ अभिलेख है गुजरात का, जूनागढ़ अभिलेख से भी समुद्रगुप्त की वीर गाथा का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ जो ये गुजरात में है, जूनागढ़ अभिलेख में भी समुद्रगुप्त की वीर गाथा का वर्णन मिलता है। ये जो प्रयाग प्रशस्त लेख लिखा था, यह उसी लेख में लिखा था जो सम्राट अशोक का कौशाम्बी वाला अभिलेख था। यह सबसे पहले सम्राट अशोक ने, जो एक स्तंभ था, एक स्तंभ को सबसे पहले सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में लगवाया था। इसमें अपनी रानी कारवाकी का भी वर्णन किया था। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया था। अकबर ने इसे उखाड़ के इलाहाबाद में ले आया था। इससे पहले अगर बात करें, अकबर तो मुगल काल का था, इससे पहले अगर बात करें तो उसी कौशाम्बी अभिलेख में ही प्रयाग प्रशस्त लेख का वर्णन किया था,
उसी में प्रयाग प्रशस्त नाम से जो लेख लिखा था उसी स्तंभ में, ठीक ना, वह संस्कृत भाषा में था और इसी में समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया था। इसी कौशाम्बी अभिलेख में ही जहांगीर, इसी कौशाम्बी अभिलेख में ही जहांगीर बीरबल की वीरगाथा का उल्लेख भी मिलता है। तो जो सम्राट अशोक ने कौशाम्बी अभिलेख लगवाया था उसमें सबसे पहले तो ये सम्राट अशोक ने लगवाया था, उसमें अपनी रानी कारवाकी का वर्णन किया। उसके बाद इसी लेख में हरिश्चंद्र ने समुद्रगुप्त की वीरगाथा का वर्णन संस्कृत भाषा में किया। उस लेख को प्रयाग प्रशस्त लेख कहा जाता है। फिर इसी स्तंभ में अकबर उठा के इसे इलाहाबाद किले में ले आया था। इलाहाबाद किले में ही जहांगीर ने और बीरबल ने इसमें अपनी अपनी गाथाओं का वर्णन कराया है। तो केवल कौशाम्बी अभिलेख में इतने राजाओं का वर्णन मिलता है कौशाम्बी अभिलेख में। समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को प्रतिव्यामा प्रतिरथ भी कहा गया। ये संस्कृत भाषा में इसका अर्थ था कि पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, पृथ्वी पर इसका कोई प्रतिद्वंदी न हो, उसे कहा गया प्रतिव्यामा प्रतिरथ। इसे इसका वर्णन प्रतिव्यामा प्रतिरथ में भी किया गया। अच्छा, इसका उत्तराधिकारी हुआ था रामगुप्त। समुद्रगुप्त तो एक काफ़ी प्रतापी शासक था, ये 100 युद्धों का विजेता था और इसका पुत्र हुआ था वो बिल्कुल ही गिदड़ टाइप का था। इसका पुत्र था एक जो अकुशल शासक था, अर्थात इसका पुत्र था रामगुप्त। इसका पुत्र हुआ था रामगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र हुआ रामगुप्त, अर्थात समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था रामगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था रामगुप्त। रामगुप्त के समय मालवा क्षेत्र में शकों का शासन था। ये अयोग्य और अकुशल, व अकुशल शासक था। इसी समय मालवा क्षेत्र में शकों का, गुजरात और मालवा क्षेत्र में शकों का शासन था। तो शकों ने इस पर आक्रमण किया तो इसकी जगह और इसके साम्राज्य को तो शकों ने नहीं प्राप्त कर पाया था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। तो ये जब शक राजाओं को, अर्थात शक का कोई प्रमुख नहीं होता था, शक का कोई राजाओं का स्पेशल नाम नहीं मिलता है। केवल शकों का आक्रमण और शक का जो आक्रमण करने वाला मुखिया होता था उसे शक राज कहा जाता था। तो ध्रुव स्वामिनी की सुंदरता के बारे में जब शकराज सुनता है तो वह अभियान चालू करता है। वह कैसे? केवल ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने के लिए एक अभियान प्रारंभ करता है। हाँ, इतिहास में 2 सुंदर महिलाओं की वीरगाथा रही है। 2 सुंदर महिलाएं की सुंदरता का वर्णन किया गया। 2 सुंदर महिलाएं कौन कौन थी? एक थी राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, और एक थी ध्रुव स्वामिनी। इनकी सुंदरता का वर्णन किया गया। बताया जाता है, हाँ, इतिहास में 2 महिलाएं बहुत सुंदर मानी गई थी। बताया जाता है ध्रुव स्वामिनी अगर अपना घूंघट उठाती थी तो मतलब आसमान में ऐसी चमक उगती थी जैसे मालूम पड़ता था सूर्य निकल रहा हो। और वहीं अगर पद्मावती की बात करी जाए तो पद्मावती इतनी सुंदर थी कि अगर पानी पीती थी उसके गले से उतरता दिखाई देता था, अगर पान खाती थी तो उसके गालों में पान रखा दिखाई देता था। मतलब कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जैसी इतनी सुंदरता थी। तो ध्रुव स्वामिनी बहुत सुंदर होने के कारण शकराज ने इसे प्राप्त करने के लिए एक अभियान चलाया और आंदोलन किया। अभियान चलाया तो उस अभियान को दबाने के लिए ध्रुव स्वामिनी ने अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय को तैयार किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को। अच्छा, चंद्रगुप्त इसका देवर था। अच्छा, तो जब ये शकराज ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने के लिए आता है तो वहाँ पर ध्रुव स्वामिनी से मिलने की बात करता है। तो ध्रुव स्वामिनी को
वहाँ पर न भेजकर, अच्छा जो रामगुप्त होता है ये इससे संधि कर लेता और ध्रुव सामनी को मतलब भेजने के लिए तय कर देता है, हाँ कर देता है। लेकिन ध्रुव सामनी जो होती है वह रामगुप्त तो ऐसा ही होता है, रामगुप्त अयोग्य शासक होता है, तो ध्रुव सामनी पहले से ही अपने देवर अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम करती होती है। और जब ये सकराज यहाँ पर आक्रमण करने आ जाता है तो उस समय ध्रुव सामनी अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय को साड़ी पहनकर, चंद्रगुप्त द्वितीय को साड़ी पहनकर बैठा देती है और उसे सकराज को उसी के लिए बुलवाया जाता है मिलने के लिए। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है वह सबसे पहले सकराज जो आता है उसके पेट में कटार भोंक देता है और सकराज को पराजित कर देता है। सकराज को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है, चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। अच्छा, जबकि चंद्रगुप्त का इससे पहले विवाह हो चुका होता है और चंद्रगुप्त की द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रांत इससे पहले विवाह कर चुका होता है, दूसरा विवाह ध्रुव स्वामिनी से भी करता है। चंद्रगुप्त की जो पहले पत्नी होती है उसका नाम होता है कुबेर नागा। कौन? कुबेर नागा। अच्छा, पहले गुप्त वंश की सभी पत्नियों को देखते हैं। गुप्त वंश की पत्नियों के मिलान करने को आते हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह लिच्छवी की राजकुमारी किससे किया था? कुमार देवी से किया था। उसके बाद आता है रामगुप्त। रामगुप्त का विवाह हुआ था, वो महिला थी ध्रुव स्वामिनी, सबसे सुंदर महिला ध्रुव स्वामिनी से हुआ था। हाँ, ये वही ध्रुव स्वामिनी जिस पर जयशंकर प्रसाद ने 500 पेज की एक पूरी पुस्तक लिख रखी है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त नाम के जितने भी नाटक लिखे हैं वह सब जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। तो वही ध्रुव स्वामिनी जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी इसी ध्रुव स्वामिनी नामक पुस्तक की है। ये जयशंकर प्रसाद हिंदी के प्रसिद्ध जो ज्ञाता रहे हैं उनकी पुस्तक है। तो ध्रुव स्वामिनी का और रामगुप्त के, ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की तो पत्नी थी, लेकिन जो ध्रुव स्वामिनी पुस्तक लिखी गई उसमें ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रेम का वर्णन किया गया है। तो ये वही ध्रुव स्वामिनी है जो जयशंकर प्रसाद की पुस्तक पर आधारित है। ठीक है, रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त ये तो भाई मतलब ऐसी झपटी हुई थी पत्नी, मतलब ऐसी छीनी हुई थी, लेकिन रियल में जो विवाह हुआ था वह हुआ था किससे? ये हुआ था कुबेर नागा से। किनका? चंद्रगुप्त प्रथम का तो विवाह हुआ था कुमार देवी से, इसका हुआ ध्रुव सामने, इसका हुआ था कुबेर नागा से। कुबेर नागा। और समुद्रगुप्त की पत्नी थी समुद्रगुप्त की पत्नी थी दत्ता देवी। और कुमारगुप्त की पत्नी थी अनंत देवी। तो गुप्त वंश में 5 पत्नियों को आप याद करेंगे। ये कई बार यूपीएससी मतलब बहुत एग्जामों में ये मिलान करने को आई हैं, तो इसलिए हम आपको याद कराते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था कुमार देवी, रामगुप्त की पत्नी का था ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने इस पर पूरी पुस्तक लिखी है, वही ध्रुव स्वामिनी जिसका ध्रुव स्वामिनी और चंद्र द्वितीय के बीच में प्रेम संबंध को दर्शाया है जयशंकर प्रसाद ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त द्वितीय या इसी विक्रमादित्य का था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा और समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम था दत्ता देवी और कुमारगुप्त की पत्नी का नाम था अनंत देवी। कुमारगुप्त की पत्नी का नाम था अनंत देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय प्राप्त कर अगला शासक बनता है और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में अपने आप को एक उपाधि धारण करता है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहलाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय एक उपाधि धारण करता है काहे की? विक्रमादित्य की। इस प्रकार के विक्रमादित्यों की संख्या कुल 17 तक पहुंच गई थी। जो शकों पर विजय प्राप्त करता था वह विक्रमादित्य कहलाता था, क्योंकि सबसे पहले शकों पर विजय प्राप्त विक्रमादित्य ने ही की थी, शासक जिसका रियल नाम था विक्रमादित्य। उसके बाद जो भी शकों पर विजय प्राप्त करता था वह विक्रमादित्य, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा विक्रमादित्य, चौथा, इस नाम से जाने गए थे। ऐसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी शकों पर विजय प्राप्त की थी, सकराज को मारा था ना ध्रुव स्वामिनी को बचाने के लिए। तो यहाँ पर अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आता है, चीनी यात्री आता है, उसका नाम होता है फाह्यान। चीनी यात्री फाह्यान आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के उपाधि धारण करता है। इसके साम्राज्य में या इसके शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है फाह्यान। फाह्यान के बचपन का नाम कुड था। फाह्यान के बचपन का नाम क्या था?
कुड, फाहियान के बचपन का नाम कुड था। ये आके आगरा में 6 वर्ष तक रहा था। आगरा में 6 वर्ष तक रहने के बाद इसने कई क्षेत्रों का भ्रमण भी किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसे भ्रमण कराया था मध्य प्रदेश का। तो इसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था क्योंकि उस समय ये कहता है कि मध्य प्रदेश में कोई बूचड़खाना नहीं था और कोई मदिरालय नहीं था। उस समय मध्य प्रदेश में कोई बूचड़खाना नहीं था और कोई मदिरालय नहीं था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। चंद्रगुप्त ने एक स्तंभ लगवाया था। चंद्रगुप्त ने एक स्तंभ लगवाया था जिसका नाम है लौह स्तंभ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लौह स्तंभ भी लगवाया। लौह स्तंभ लगवाया। ये लौह स्तंभ इसने दिल्ली की महरौली में लगवाया था। दिल्ली के महरौली में आज भी बताया जाता है कि जो लौह स्तंभ लोहे का स्तंभ है दिल्ली के महरौली में, ये कुतुब मीनार के निकट है महरौली है ना। ये तो दिल्ली के महरौली में जो लौह स्तंभ लगा हुआ है बताया जाता है इसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी। इससे पता चलता है कि प्राचीन काल की जो मेटोलॉजी थी, धातु ज्ञान जो था वह आज के ज़माने से काफ़ी बेहतरीन था। तो इसने जो महरौली का जो लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगवाया था, उस महरौली के लौह स्तंभ में सबसे ऊपर इसने एक पक्षी का चित्र अंकित कराया था। वह पक्षी था गरुड़ का। इससे पता चलता है जो गुप्त वंश के शासक थे ये काय के वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त वंश के शासक थे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जबकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये खुद तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये धर्म के प्रति ये गुप्त वंश के शासक सहिष्णु थे कि इन्होंने विष्णु के 10 अवतारों का एक मंदिर भी बनवाया था। वो गुप्त काल में ही बना था। वो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, जिसका नाम है दशावतार मंदिर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में दशावतार मंदिर। दशावतार का मतलब 10 अवतार। महात्मा मतलब भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार थे। 10 अवतार में से 10वां अवतार अभी होना है, जिसका नाम है कल्कि। अवतार महात्मा बुद्ध था। इसी प्रकार जो कुल 10 अवतार थे, इस पर एक आधारित मंदिर है जिसका नाम है दशावतार मंदिर। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वह गुप्त वंश में ही हुआ था। तो इससे पता चलता है कि जो गुप्त वंश के शासक थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। वह 9 रत्न कौन कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। जैसे नंबर 1 कालिदास एक महान संस्कृत के कवि थे और इन्हें ठीक ना भारत का शेक्सपियर, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया। क्यों कि सर्वाधिक प्रेम पर जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, प्रेम पर जितने ग्रंथ लिखे हैं वह भारत में संस्कृत भाषा में जो लिखे हैं वह कालिदास ने लिखे हैं, जबकि ब्रिटिश अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं वह शेक्सपियर ने लिखे हैं। शेक्सपियर स्वयं कहते हैं कि अगर हमारे सभी ग्रंथों को एक पड़ले में रख दिया जाए और अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की एकमात्र पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला पर आधारित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी है, शकुंतला राजा दुष्यंत की। अभिज्ञान शाकुंतलम को एक तरफ रख दिया जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम का पड़ला भारी पड़ेगा। बड़ी मार्मिक कथाएं प्रेम कहानी की दी गई हैं इसमें। तो कालिदास एक कवि थे जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया था। इन्होंने प्रेम पर पुस्तकें लिखी थी। अच्छा, दूसरे इनके नवरत्न थे धनवंतरी एक चिकित्सक थे। तीसरा अमर सिंह। चौथा बेताल भट्ट, ये बहुत बेहतरीन जादूगर थे। बेताल भट्ट एक जादूगर थे। बराहमिहिर, शंकु 7 में थे। छपड़क और 8 में थे। घटी करपड़ और 9 में थे बररुचि। बररुचि है। इसमें
तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अच्छा नौरतन इतिहास में दो ही लोगों के पढ़ने को मिलेंगे, या अकबर के काल के नौरतन, अकबर के काल के नौरतन, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के नौरतन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नौरतन कौन कौन से थे? वो थे कालिदास, धन्वंतरि, अमर सिंह, बेताल भट्ट, बराहमीर, शंकु, छपड़क, घटिकर्पण और बररुचि। ये नौरतन अपने आप में विशेष थे। जैसे कालिदास थे, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया था। ये एक कौन थे? ये एक कवि थे। अच्छा, धन्वंतरि एक चिकित्सक थे। अमर सिंह एक संस्कृत के शब्दकोश के ज्ञाता थे, अमर सिंह। अच्छा, बेताल भट्ट एक जादूगर थे, बेहतर जादूगर थे। अच्छा, बराहमीर एक खगोलवेत्ता थे। और शंकु एक वास्तुकार थे, अर्थात भवन और बिल्डिंगों का निर्माण करने वाले और डिजाइन देने वाले थे। वो थे कौन? वो थे शंकु एक वास्तुकार थे, और छपड़क एक ज्योतिषी थे। छपड़क कौन थे? एक ज्योतिषी थे। और बररुचि एक व्याकरण के ज्ञाता, अर्थात व्याकरण ज्ञाता क्या कहलाते? व्याकरण। ये व्याकरण ज्ञाता थे, ये व्याकरण थे। ठीक है, ये रहा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल और उनके क्रियाकलाप। उसके बाद जो अगला शासक बनता वह बनता कुमारगुप्त। अच्छा, तो अगला चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक बना कुमारगुप्त। अगला शासक कुमारगुप्त बना था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। विश्वविद्यालय, हाँ, तो हम आपको पहले ही बता दिया था, जो गुप्त वंश के शासक थे ये खुद तो विष्णु धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये सहिष्णु थे। ये सभी धर्मों को समान वैल्यू भी देते थे। जैसे इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। इस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था? ये बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। तो प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रदान की जाती थी। अच्छा, एक था नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा सबसे प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय था। एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में एक नई शाखा का उदय हुआ था, और उसका मतलब अध्ययन किया जाता था, वो थी वज्रयान। नई शाखा थी वज्रयान। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शाखा का शिक्षा का केंद्र था, जबकि ये महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और एक और कोई था, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय। ये कहाँ का था वल्लभी विश्वविद्यालय? ये तो था, ये गुजरात का था, गुजरात का, ठीक ना। तो बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र एक तक्षशिला था, उसके बाद 3 और थे प्रमुख, वही थे नालंदा, एक था वल्लभी, एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये वज्रयान शाखा का था, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय ये महायान शाखा का था। महायान शाखा का प्रमुख अनुयायी थे ये, या प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। अगला शासक हुआ था स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक हुआ था स्कंदगुप्त। अगला शासक हुआ था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, और इसके समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। हुड़ों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के। ये कहाँ से पता चलता है? जो हुड़ों का आक्रमण हुआ था ये पता चलता है भीतरी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है कि जो हुड़ों का आक्रमण हुआ था वह गुप्त वंश में स्कंदगुप्त के समय हुआ था। अच्छा, भीतरी स्तंभ लेख जो प्राप्त हुआ ये कहाँ से हुआ? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। वर्तमान में यूपी जीके में भी पूछा जाता है कि भीतरी स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। इसके बाद छोटे छोटे शासक रहे, अर्थात गुप्त वंश का
पतन हो गया। और गुप्त वंश में काफ़ी जो कलाकृतियाँ रहीं और गुप्त वंश में जो विकास हुए थे वह हम अगली वीडियो में देखेंगे।